दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका कोरोना अपडेट में। आज के कोरोना अपडेट के एपिसोड में हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में, एस्थमेटिक्स के बारे में, यानी कि दमे की बीमारी के बारे में। लॉकडाउन और एस्थमेटिक्स, इनके सवाल जवाब होंगे और अपने सवालों का जवाब देने के लिए मैंने इनवाइट किया है डॉक्टर प्रशांत एन छाजेड़ को, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर प्रशांत, स्वागत है आपका। Thank you very much again for having me on your program. डॉक्टर प्रशांत, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस अब भी उसका खतरा बना हुआ है। ऐसे में हम सब लॉकडाउन में हैं, सभी कुछ बंद हैं, फैक्ट्रीज़ बंद हैं, मॉल्स बंद हैं, ऑफिसेज बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, यानी इनके साथ उनके एसीज़ भी बंद है, जो उससे हीट जनरेट होती थी वो भी बंद है, ट्रैफिक बहुत कम है। तो आई गेस मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सब बंद है, इससे धुआं, धूल, मिट्टी, कंस्ट्रक्शन भी बंद है, ये सब हवा में जो प्रदूषण जिसे हम कहते थे वो आजकल कम हुआ है। तो क्या ऐसे में जो दमा के पेशेंट्स हैं, जो एस्थमेटिक्स है, क्या उन्हें कोई राहत मिली है? Yes, हमें पता है कि धूल से और वायु प्रदूषण से अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ते हैं। तो जो व्यक्ति को अस्थमा होता है वो व्यक्ति जब भी धूल पीड़ित जगह में होता है और या तो जहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है तो उसे वहाँ अस्थमा के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। और ये जो फैक्ट है इसे बहुत सारे स्टडीज़ में ऑलरेडी प्रूव किया गया है, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और इंडियन स्टडीज़ भी है। इसका मतलब क्या है कि जो अस्थमा का व्यक्ति है वो अगर हाई पोल्यूशन एरियाज में होता है या जहाँ पे धूल का प्रमाण ज़्यादा है, आउटडोर धूल का भी प्रमाण ज़्यादा है, वहाँ पे उसे खांसी होना, अस्थमा के सिम्टम्स होना, वीजिंग होना, इसका प्रमाण ज़्यादा होता है। अभी इस लॉकडाउन के दौरान हमने ये देखा है कि जो वेहिकुलर पोल्यूशन है, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, इसका प्रमाण बहुत मात्रा में कम हुआ है। हम सभी लोगों ने महसूस भी किया है कि अभी सांस लेना बहुत आसान है। तो इससे अस्थमा के पेशेंट्स जिनको आउटडोर पोल्यूशन से या आउटडोर डस्ट से जो अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ते थे, इससे डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है और उनका अस्थमा का प्रमाण कम हुआ है। जो लोग हाईवेज पे रहते हैं, जो हाई पोल्यूटेड एरियाज में रहते हैं, उनका भी अस्थमा के सिम्टम्स का जो प्रमाण है वो कम हुआ है। तो ज़रूर अस्थमा के पेशेंट्स को इस लॉकडाउन में पोल्यूशन और धूल और वायु प्रदूषण के जो ट्रिगर्स है उसके कम होने से बहुत फ़ायदा हुआ है। सो डॉक्टर प्रशांत, जैसे आपने बताया कि अभी प्रदूषण कम है, पोल्यूशन, आउटडोर पोल्यूशन भी कम है, तो जो एस्थमेटिक्स हैं या जो फैमिलीज़ हैं जिसमें किसी को दमे की बीमारी है, वो ये जानते हैं कि इसके अटैक्स आते हैं, एकदम से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसको अटैक ही कहते हैं, एस्थमेटिक अटैक आता है। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें अब एक्शन में हैं जहाँ पे आपका पोल्यूशन कम है, तो इसमें क्या मैं अगर ये कहूँ कि एस्थमेटिक्स के लिए अब इस वक्त, इस सिचुएशन में, इन कंडीशंस में एस्थमेटिक अटैक का खतरा कम है, तो क्या सही रहेगा? देखिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, जो अस्थमा के ट्रिगर्स है हमें पहले उनको समझना है। अस्थमा के ट्रिगर्स क्या है? एक तो आउटडोर पोल्यूशन है, इंडोर पोल्यूशन है, वेहिकुलर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, आउटडोर डस्ट है। इन दीज फैक्टर्स इंक्लूड द ट्रिगर्स ऑफ अस्थमा। और एक ट्रिगर ऑफ अस्थमा है कि जब भी सीजन चेंज होता है तो हम लोग जो कहते हैं कि इन्फ्लुएंजा होना या फ्लू होना, तो जो लोगों को फ्लू लाइक इलनेस होता है उससे भी जो लंग्स का वायरल इन्फेक्शन होता है उससे भी अस्थमा का प्रमाण बढ़ता है। अभी हमने इस लॉकडाउन के दौरान क्या महसूस किया है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो आउटडोर पोल्यूशन है, वेहिकुलर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, इसका प्रमाण कम हो गया है और इससे काफ़ी पेशेंट्स को राहत मिली है। और एक चीज़ ये लॉकडाउन के वजह से हुआ है कि जो एक इन्फ्लुएंजा होता है, जो एक सीजनल फ्लू होता है, ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है। तो बिकॉज लोगों का घर के बाहर जाना कम हुआ है, तो ये जो इन्फ्लुएंजा का प्रमाण है ये भी इन महीनों में कम हुआ है। और ये एक सेकंड फैक्टर है कि जिसके वजह से एस्मा सिम्टम्स जो है या एस्मा का जो ट्रिगर है, जो एस्मा फ्लेयर अप है या एस्मा के अटैक है, ये लॉकडाउन में इनका प्रमाण थोड़ा कम हुआ है बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन दिस ट्रिगर फैक्टर्स। जी डॉक्टर साहब। सो डॉक्टर साहब, क्योंकि हम अस्थमा की बात कर रहे हैं और वो एक बेसिकली लंग्स की प्रॉब्लम है और कोविड-19 भी जो है वो लंग्स की ही प्रॉब्लम है।
बेसिकली वो लंग्स को ही अटैक करता है। अब क्योंकि कोरोना वायरस का ख़तरा बाहर बना हुआ है और हम बात अस्थमा की कर रहे हैं और दोनों ही लंग्स की प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अस्थमा के पेशेंट्स को ये कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा ज़्यादा हो सकता है? तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि यस, जो कोरोना वायरस है जिसको कोविड-19 कहा जाता है, वो एक लंग्स का वायरल इन्फेक्शन है। तो जब भी ये वायरस लंग्स में जाता है तो वो अपने नोज से या माउथ से एंटर करता है। तो इन पेशेंट्स को अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी होते हैं। इनको सोर थ्रोट हो सकता है, खांसी हो सकता है, और जब भी इसका एक प्रमाण से ज़्यादा सिवियरिटी बढ़ जाती है या उनको लंग्स में भी अफेक्ट हो जाता है एक प्रमाण के ऊपर, तो उनको ब्रेथलेसनेस भी होता है, उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो सकता है। तो वायरल सिम्टम्स के साथ साथ उनको मायालजिया होना और बॉडी एक होना ये भी पॉसिबल है। अभी अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं, इनका जो सिम्टम्स है ये अलग है। मेनली जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उनके जब भी सिम्टम्स बढ़ते हैं तो उनको पता है कि उनका अस्थमा का अटैक आ रहा है या अस्थमा फ्लेयर अप हो रहा है या अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। और उसमें कॉमन सिम्टम्स क्या है? छाती में टाइटनेस होना, वीजिंग होना, सांस लेते हुए छाती में आवाज आना, खांसी आना, बलगम आना और एलर्जी के सिम्टम्स होना। कोई लोगों को स्किन का इचिंग शुरू हो जाता है, कोई लोगों को आंखों में इचिंग शुरू हो जाती है, कोई लोगों के नाक से पानी जाता है, नाक बंद हो जाता है या छींकों का प्रमाण बढ़ जाता है। तो ये फैक्टर्स को कंसिडर करके हमें अस्थमा के सिम्टम्स को और कोरोना के सिम्टम्स को सेपरेट आउट करना है। ऑफ कोर्स कोरोना वायरस भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो लंग्स को अफेक्ट करता है और इससे भी अस्थमा के सिम्टम्स ट्रिगर हो सकते हैं। अब रही बात क्या अस्थमा के पेशेंट्स को कोरोना इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है? कोरोना इन्फेक्शन का रिस्क जो है ये सभी व्यक्तियों को समान है। सिर्फ जो एक हाई रिस्क कैटेगरी कहा जाता है, उन लोगों को इस वायरल इन्फेक्शन की जो तीव्रता है वो ज़्यादा होने की संभावना है। और ऐसा माना जाता है कि अस्थमा पेशेंट्स को भी इसकी तीव्रता ज़्यादा होने की संभावना है। और इसके लिए बहुत क्लियरली कहा गया है कि अस्थमा पेशेंट जिनको रेगुलर मेडिसिन लेने कहा गया है, उन्होंने अपना रेगुलर मेडिसिन चालू रखना है। डॉक्टर साहब, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस माहौल में, इस टाइम में, कोरोना काल में, अगर अस्थमैटिक्स को, दमे के पेशेंट्स को कोरोना वायरस से बचना है, उसके बचाव के लिए उनके डूज एंड डोंट्स क्या हो सकते हैं? यानी कि क्या वो चीज़ें हैं जो उन्हें करनी चाहिए और क्या वो चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? देखिए, अस्थमा के पेशेंट्स के लिए जो डूज एंड डोंट्स है, अगर ये खाली कोरोना का ये जो काल है इसके लिए नहीं है, ये यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है। तो मैं सबसे पहले जो एक यूनिवर्सल डूज और डोंट्स है अस्थमा पेशेंट्स के लिए, मैं उनकी बात करूँगा। सबसे पहला जो अस्थमा पेशेंट को मैं कहूँगा कि जिन पेशेंट्स को रेगुलर इनहेलर लेने को कहा गया है, उन्होंने अपने इनहेलर्स रेगुलरली लेने चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कोई पेशेंट्स को डॉक्टर ने रेगुलर इनहेलर नहीं दिया है और उसको कहा गया है कि एज रिक्वायर्ड लेना है, उसके लिए जो सिम्टम्स कहे गए हैं, वो अगर कोई अस्थमा के पेशेंट्स को वो सिम्टम्स होते हैं तो उन्होंने इनहेलर यूज़ करने में कमी नहीं करनी चाहिए। लॉकडाउन के दौरान मैक्सिमम लोग घर के अंदर हैं, तो हमें इंडोर पोल्यूशन के ऊपर और इंडोर ट्रिगर्स है इसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए। इंडोर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? इंडोर पोल्यूशन अगर हम घर में धूप यूज़ करें, अगरबत्ती यूज़ करें या घर में अगर कुकिंग करें और घर में अगर वेंटिलेशन ना हो, तो इससे भी इंडोर पोल्यूशन बढ़ता है और इंडोर ट्रिगर्स जो है अस्थमा के वो बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए ये रेकमेंड किया जाता है कि कुकिंग के दौरान भी कि विंडोज़ को ओपन रखा जाए, घर को अच्छे से वेंटिलेट किया जाए, ताकि ये जो कुकिंग के वक्त जो ट्रिगर्स है वो अस्थमा पेशेंट्स को सिम्टम्स को कम करेंगे। और एडिशनल क्या करना चाहिए कि घर में कारपेट्स नहीं होने चाहिए, और अगर आप कारपेट्स नहीं निकाल पाए तो उसे वैक्यूम क्लीन करना चाहिए। जो कर्टन्स है, अस्थमा पेशेंट्स ने हमेशा एकदम थिन वॉशेबल कर्टन्स यूज़ करने चाहिए। अगर सोफ़ाज़ है तो उन्होंने रेक्सिन या लेदर के सोफ़ा यूज़ करने चाहिए। जो लोगों के घर में कपड़े के सोफ़ा है या फैब्रिक अपहोल्स्टर्ड सोफ़ा है, उनको अच्छे से वैक्यूम क्लीन करना चाहिए या एक तो अवॉइड करना चाहिए।
ये कारपेट है, ये पर्दे है, ये अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर है, मैं इसके बारे में क्यों इतना रिकमेंड कर रहा हूँ प्रिकॉशंस? क्योंकि जो चीज़ में डस्ट एक्यूमुलेट होती है, कारपेट में डस्ट एक्यूमुलेट होती है, कर्टन्स में डस्ट एक्यूमुलेट हो सकती है, सोफा में डस्ट एक्यूमुलेट हो सकती है, और डस्ट जब भी एक्यूमुलेट होती है और जब भी उसमें डस्ट माइट का प्रमाण बढ़ जाता है तो डस्ट माइट इज नोन टू ट्रिगर एस्थमा, एंड देयरफॉर हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और जो पेशेंट्स को के घर में बच्चे हैं जिनको एस्थमा है, उन्होंने भी घर में सॉफ्ट टॉयज का भी जो प्रमाण है वो ना के बराबर रखना चाहिए। और यदि सॉफ्ट टॉयज बच्चे यूज़ कर ही रहे हैं तो उन्हें रेगुलर बेसिस पे आइदर वॉशिंग मशीन में या अच्छे से उसे साफ करना चाहिए, ताकि अगेन जो सॉफ्ट टॉयज है जो डस्ट को एक्यूमुलेट करता है उससे एस्थमा के बच्चे को तकलीफ ना हो। एंड लास्टली मैं ये कहूँगा कि जो अपने ब्लैंकेट्स है, जो मैट्रेस कवर्स है, जो पिलो कवर्स है, इन्हें अच्छे से गर्म पानी में एटलीस्ट वंस और ट्वाइस ए वीक धोना चाहिए। तो ये सब अगर प्रिकॉशंस लेंगे तो एस्थमा बढ़ने का जो चांस है वो कम होगा। और एक चीज़ ये कहूँगा कि जो धूप है, अगरबत्ती है, जो मस्कीटो कॉइल्स है, ये घर में इसका यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो स्मोक जनरेट होता है, इससे जो पोल्यूशन इंडोर जो जनरेट होता है, इसमें एस्थमा पेशेंट्स की जो तकलीफ है वो बढ़ सकती है, उनकी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है और उनके सिम्टम्स ट्रिगर हो सकते हैं। सो संक्षिप्त में, these are the do's and don'ts which the patients with asthma should follow to reduce their risk of getting more symptoms and flare-ups. डॉक्टर प्रशांत, आप हमसे जुड़े, आपने वक्त निकाला, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, मेरे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, बहुत सहज सरल तरीके से और सटीक जवाब दिया आपने। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने दर्शकों की तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। So thank you very much again for having me on your program. वेल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, इम्पॉर्टेंट लगा होगा। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के साथ, कुछ और एक्सपर्ट्स के साथ और सवालों के साथ, उनके जवाबों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा कोरोना अपडेट के अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अब देखिए केयर वर्ल्ड टीवी लाइव स्ट्रीमिंग केयर वर्ल्ड टीवी लाइव ऐप पर iOS और एंड्रॉइड पे उपलब्ध, www.careworldtv.com पे भी उपलब्ध है। कृपया सब्सक्राइब करें हमारा केयर वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल।